इंडियन टीम के इर्द गिर्द इस वक्त बहुत सी चीजें एक साथ चल रही हैं। वेस्ट इंडीज से टेस्ट चल रहा है, सूर्य कुमार के साथ धड़ाधड़ इंटरव्यू चल रहे हैं, विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और सबसे बड़ा ड्रामा भी चल रहा है। ड्रामे का नाम है टीम सिलेक्शन, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं श्रीमान गौतम गंभीर और श्रीमान अजीत आगरकर जी। उनके इस ड्रामे में एंट्री के लिए परफॉर्मेंस से ज्यादा कनेक्शन काम आता है, जहाँ लॉजिक को सीधे डस्टबिन में डाल दिया जाता है और ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिन्हें देखकर गली क्रिकेट का कैप्टन भी सर पकड़ ले। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गंभीर एंड आगरकर, जहाँ इन दोनों ने पूरी कंट्री को एक चीज पर यूनाइट कर दिया है, जो है उनके सिलेक्शन पॉलिसीज के खिलाफ। हालात ये हो गई है कि अब फॉर्मर क्रिकेटर्स तक यूट्यूब पर बैठकर इनके डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ गलत सिलेक्शन की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहाँ पावर और ईगो ने टैलेंट को किनारे कर दिया है, जहाँ फेवरेटिज्म का गेम चल रहा है और डिसीजन इतने अजीब हैं कि इन्हें सुनकर लगता है कि जैसे किसी कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट हो। अब सवाल ये नहीं है कि इन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है, सवाल ये है कि हमें इतना वक्त क्यों लगा समझने में कि हमारी नेशनल टीम की मैनेजमेंट में कुछ तो गड़बड़ है। प्रूवन परफॉर्मर्स को इग्नोर करना, अनटेस्टेड प्लेयर्स को पुश करना, सिलेक्शन मीटिंग्स में हीटेड आर्गुमेंट्स और बेवजह कंट्रोवर्सीज खड़ी करना। गंभीर और आगरकर ने क्रिकेट सिलेक्शन को डेली शो बना दिया है और ट्रस्ट मी, इस कहानी के आखिर में आप समझ जाएंगे कि हर फैन मुंबई से लेकर चेन्नई तक यही पूछ रहा है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन असली मजा अब शुरू होता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये पावर की है, प्राइड की है और उस ईगो की जो टीम बैलेंस तक को बिगाड़ देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस केओस में जिसने इंडियन क्रिकेट फैंस की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक से जो हर क्रिकेट ग्रुप में चर्चा में है, हर्षित राणा। अगर आप थोड़ा भी इंडियन क्रिकेट फॉलो करते हैं ना, तो ये नाम अब इतना परमानेंट हो गया है स्क्वाड में जैसे कोई स्टाफ हो। पर असली सवाल ये है कि आखिर वो हर बार सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने खुद कहा था वो उसे क्यों चुन रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिलेक्शन मीटिंग में शामिल होकर उसे टीम में शामिल करने का कारण जानना चाहूंगा। अश्विन जैसा एक्सपीरियंस वाला बंदा भी कंफ्यूज है इस सिलेक्शन को लेकर, और जो बात उन्होंने बोली वो सुन करके हंसी भी आती है और दुख भी, क्योंकि ये समझ से परे है कि वो टीम में ऑल फॉर्मेट प्लेयर कैसे बन गए और कैसे वो प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। अब हाँ, कल किसी मैच में हर्षित राणा शानदार परफॉर्मेंस कर दें तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, लेकिन भाई 10 में से एक मैच में अच्छा करना, बाकी में कुछ ना करना, ये तो कोई टैलेंट नहीं हुआ ना। सबको पता है गंभीर और राणा के बीच केकेआर के जमाने से संबंध बने हैं। आईपीएल 2024 में केकेआर ने ट्रॉफी जीती गंभीर के मेंटोरशिप में, और तभी से राणा बन गए इंडियन क्रिकेट के गोल्डन बॉय। फॉर्मर सिलेक्टर कृष्णाचारी श्रीकांत ने तो खोलकर बोल दिया कि राणा इंडियन टीम के इकलौते परमानेंट मेंबर है। जब मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल जैसे प्रूवन प्लेयर्स घर पर बैठे हैं, तब राणा को हर फॉर्मेट में मौका मिल रहा है, जबकि उनके परफॉर्मेंस बस एवरेज रहे हैं। आंकड़े साफ बोलते हैं। एशिया कप में राणा ने श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर में 54 रन दिए। ओमान के खिलाफ भाई सिर्फ 1 विकेट लिया 25 रन देकर, फिर भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, और ऐसे बॉलर्स के ऊपर जिनके रिकॉर्ड्स उनसे कहीं बेहतर है। ख्वाबों की दुनिया के सबसे महान ओपनर आकाश चोपड़ा ने भी राणा को डिफेंड किया, लेकिन अंत में वही कहा जो हर फैन सोच रहा है कि क्रिटिसिज्म राणा का नहीं, सिलेक्टर्स का होना चाहिए। लेकिन भाई बात सिर्फ एक प्लेयर की नहीं है, ये पैटर्न है, एक सिस्टम है जहां दोस्ती, फ्रेंचाइज कनेक्शन और पर्सनल फेवरेटिज्म मेरिट से ऊपर जा रहा है। और यही वो वजह है जिससे हर क्रिकेट फैन ये सोचने पर मजबूर है क्या परफॉर्मेंस अब मैटर करता भी है या नहीं। क्योंकि भारत जीतता जा रहा है तो ये सवाल भी गायब होने लगता है। रविंद्र जडेजा वो बंदा जिसने इंडिया को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी हाल ही में नाबाद 104 रन ठोके और 4 विकेट भी लिए, और स्क्वाड अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद ओडीआई टीम से बाहर कर दिया गया। अब इस पर अजीत आगरकर का एक्सप्लेनेशन इतना कमजोर था कि हर किसी ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया को एक्स्ट्रा स्पिनर्स की जरूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा स्पिनर? भाई बात हो रही है रविंद्र जडेजा की, 204 ओडीआईज खेलने वाले, जिनके दम पर इंडिया ने न जाने कितनी बार मैच जीते हैं। क्या अजीत भाई, आप खुद जानते हैं कि जडेजा के पास अच्छा फॉर्म, अच्छा आर्म बॉल है जो ऑस्ट्रेलिया के पिचों में मददगार होता है, उसके बाद भी आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया। फॉर्मर ओपनर सदगोपन रमेश तो आग बबूला हो गए। उन्होंने पूछा क्या वो कोई एक्स्ट्रा बैगेज है, वो व्हाइट बॉल लीजेंड है, क्या आप उन्हें तभी चुनेंगे जब एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। सोचिए यार, जिस बंदे ने पिछले टेस्ट में सेंचुरी मारी और 4 विकेट लिए, उसी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे उसका टाइम खत्म हो गया। अब इस डिसीजन ने दिखा दिया कि सिलेक्शन कमेटी के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन है ही नहीं। ध्रुव जुरैल का तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस पर ओडीआई कॉल अप मिल गया, लेकिन जडेजा को अलविदा बोल दिया गया। लॉजिक गायब है, बस फेवरेटिज्म और पर्सनल प्रेफरेंस चल रही है। टाइमिंग भी देखिए, जडेजा वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बने और कुछ ही घंटों बाद ओडीआई टीम से
आउट। अगर जडेजा वाली बात तकलीफ देती है तो मोहम्मद शमी की कहानी दिल तोड़ देती है। वो बंदा जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया के लिए 5 मैचों में 9 विकेट ली, जो हर कंडीशन में खुद को साबित कर चुका है, वही आज पूरी तरीके से पिक्चर से गायब है। शमी ने खुद कहा था, सिलेक्ट होना मेरे हाथ में नहीं है, ये काम सिलेक्शन कमेटी, कोच और कैप्टन का है। 35 साल की उम्र और जिसने अपनी जिंदगी क्रिकेट को दे दी, वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को साबित करने के लिए तरस रहा है। जब ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ तो अगरकर से शमी के बारे में पूछा गया। उनका जवाब था नो अपडेट। नो अपडेट? उस बंदे के बारे में जो कुछ महीने पहले इंडिया का लीडिंग बॉलर था। ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं, ये तो साफ दिखाता है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अब शमी से आगे बढ़ना है बिना किसी फेयरवेल के। एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा कि बोर्ड अब शमी को वापस लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, खासकर उनकी दिलीप ट्रॉफी में खराब परफॉर्मेंस के बाद। एक खराब टूर्नामेंट और उन्होंने उस बंदे की सारी मेहनत भुला दी, जिसने 2023 वर्ल्ड कप में, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कोहराम मचा रखा था। वो शमी जो इंडिया के लिए हर क्रूशियल मोमेंट में विकेट निकालते थे, आज रणजी में खुद को साबित करने के लिए जूझ रहे हैं। ये न सिर्फ गलत है बल्कि एक लीजेंड के लिए इंसल्ट है। अब आता है सबसे बड़ा मिस्ट्री केस, युजवेंद्र चहल। 121 विकेट सिर्फ 72 ओडीआईज में, इंडिया के लिए सालों तक मेन स्पिनर रहे और फिर अचानक गायब। एक बार फिर से ख्वाबों की दुनिया में महानतम ओपनर रहे आकाश चोपड़ा ने तो सीधा बोल दिया कि युजवेंद्र चहल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, उनकी फाइल बंद कर दी गई है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे अजीब बात यह है कि चहल को तब ड्रॉप किया गया जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, विकेट ले रहे थे, टीम के लिए रोल निभा रहे थे। ऑफिशियल रीजन बताया गया कि अब क्रिकेट ऐसे प्लेयर्स चाहता है जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर सके, और चहल बैटिंग नहीं करते। लेकिन भाई, कब से क्रिकेट इतना ऑलराउंडर ऑब्सेस्ड हो गया कि आप अपने बेस्ट विकेट टेकर को ही साइडलाइन कर दें। चहल की लेग स्पिन दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करती थी, आज उन्हें टीम बैलेंस की थ्योरी पर कुर्बान कर दिया गया। इमरान ताहिर ने खुलासा किया था कि चहल को खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि कुलदीप यादव की राइज की वजह से ड्रॉप किया गया। मतलब एक लेग स्पिनर की जगह सिर्फ एक ही हो सकती है और उन्होंने कुलदीप को चुना। अब आता है असली मसाला। हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं वो तो बस ऊपरी हिस्सा है, असली कहानी तो क्लोज डोर्स के पीछे होती है, जहां गंभीर और अगरकर के बीच घंटों तक गर्मा गर्म बहसें चलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी सिलेक्शन मीटिंग करीब 2 घंटे चली थी और इसमें गंभीर, अगरकर, यहाँ तक कि रोहित शर्मा के बीच भी जबरदस्त मतभेद थे। लड़ाई सिर्फ टीम सिलेक्शन की नहीं थी, ये थी पावर, कंट्रोल और ये तय करने की कि फाइनल कॉल किसकी होगी। सबसे बड़ी टक्कर थी श्रेयस अय्यर की टीम में शामिल करने को लेकर, जहां गंभीर उन्हें लाना चाहते थे जबकि बाकी लोगों की राय अलग थी। इसी तरह दूसरे विकेट कीपर को लेकर भी बहस हुई, जहां गंभीर केएल राहुल का नाम आगे बढ़ा रहे थे जबकि अगरकर की पहली पसंद ऋषभ पंत थे। पूर्व इंग्लैंड तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने यह तक कह दिया कि अजीत अगरकर का कार्यकाल शायद इन पावर स्ट्रगल की वजह से बैड एंड पर पहुंच सकता है। मुद्दा यह है कि जब सिलेक्टर्स और कोचेस के खुद आपस में एक राय नहीं है तो कंफ्यूजन सीधे प्लेयर्स तक पहुंचता है। जब टीम चुनने वाले ही आपस में जंग लड़ रहे हो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद करना बेकार है। संजय मांजरेकर ने इस अप्रोच की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रेजेंट मैनेजमेंट सिलेक्शन के समय खिलाड़ियों के फ्यूचर के परफॉर्मेंस को प्रीएम्प्ट करता है, बजाय इसके कि असली परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर सके। सरफराज खान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। बंदे ने घर में 3 50s और एक 150 रन की इनिंग खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पर 4 इनिंग्स में फेल होने के बाद उन्हें एक भी मैच का मौका नहीं मिला। उधर जिनके रिकॉर्ड कमजोर थे वो अभी खेल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी कहाँ है? और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि इन फैसलों को जस्टिफाई कैसे किया जाता है। जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब आते हैं अनलकी, कंडीशंस, टीम बैलेंस, पर कभी क्लियर मेरिट बेस्ड जवाब नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यही है वो पूरी कहानी कि क्यों गंभीर और अगरकर आज भारतीय क्रिकेट के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड डुओ बन गए हैं। हर्षित राणा जैसी रहस्यमयी सिलेक्शन से लेकर मोहम्मद शमी जैसे दिल तोड़ देने वाली ड्रॉप्स तक, जडेजा एपिसोड से लेकर चहल कॉन्स्पिरेसी तक, हर फैसला ऐसे लग रहा है जैसे टीम बनाने की जगह विवाद खड़ा किया जा रहा हो। हकीकत यह है कि क्रिकेट सिलेक्शन दुनिया की सबसे आसान चीज होनी चाहिए। सबसे अच्छे परफॉर्मेंस को चुनो, उन्हें कंसिस्टेंट मौका दो और भविष्य की टीम तैयार करो। तो इसके बजाय हम देख रहे हैं एक डेली सोप जहाँ कनेक्शन मैच से ज्यादा मायने रखते हैं, जहाँ मीटिंग की गहमा गहमी मैच की परफॉर्मेंस से ज्यादा बड़ी हो जाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।